बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत वेलकम। मौसम बहुत हद तक तब्दील हो चुका है, जैकेटें वगैरह निकल आई हैं, मैंने भी निकाल ली हैं क्योंकि अब पॉसिबल नहीं हो रहा था कि घर से लेकर ऑफिस तक ना बगैर जैकेट के आया जाए। लेकिन क्या ही खूबसूरत और मज़ेदार किस्म की धूप है। ये वो धूप आ चुकी है कि संतरे और वो जो माल्टे बैठकर खाते हैं ना आप धूप के अंदर, हल्की हल्की सी आपको महसूस हो रही है गर्माइश। दोपहर में सुबह की जो धूप होती है ना, वो विटामिन डी भी आपको मिलता है और जिनको नहीं मिलता उनको जाना चाहिए ज़रा विटामिन डी ले, थोड़ी सी ज़रा हशाशियत बशाशियत जो है ना वो भी आपकी पर्सनालिटी के अंदर आ जाएगी। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी होता है मौसमों का तब्दील होना, ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर भी अच्छे असरात पड़ते रहें। इसके साथ साथ जो नेचुरल फिनोमेनाज है ना दुनिया भर के अंदर, वो भी काफ़ी रूनुमा होते रहते हैं और जैसी उसकी फुटेजेस हम तक पहुँचती हैं, खबरें हम तक पहुँचती हैं, हम संभाल के उनको रख लेते हैं ताकि आप तक पहुँचाते रहें। ऐसी ही खबर पहुँची है अमरीकी जजीरे हवाई से, जहाँ पर दुनिया का सबसे फाल वोल्केनो आतिशफिशा, अब इसका नाम बहुत ही ट्रिकी है, मैं इसको अगर प्रोनाउंस गलत करूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कैलुवेआ, ऐसा ही मैंने भी ऐसा ही पढ़ा, कैलुवेआ, ठीक है, इसका यही नाम बन रहा है। बहरहाल जी ये सोशल मीडिया पर मनाजिर वायरल हो रहे हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये मंजर देखने में बहुत अजीब भी लग रहा है, एट द सेम टाइम खौफनाक भी लग रहा है, एट द सेम टाइम खूबसूरत भी लग रहा है। देखो विजुअल्स में तो प्यारा लग रहा है, लेकिन वहाँ के रहने वाले और ज़ाहिर है करीबी जो लोग होते हैं उनको आबादी अगर हो तो उसको खाली करवा लिया जाता है, तो ये ख़तरनाक ज़रूर है। ये बहुत ही गरमाइश वाला जो एक मैंने सिलसिला शुरू किया था ना अपने इंट्रो के आगाज़ के अंदर, शुरू के अंदर, उसके बाद अब ये बहुत ज़्यादा गर्मी चली गई है। कहाँ पे इंतहाई, अब मैं आपको मजीद ठंड में लेके जा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको अंटार्कटिका लेके जा रही हूँ। आपको पता है ना कि बर-ए-आज़म अंटार्कटिका में -15 सेंटीग्रेड, वैसे तो उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन अभी वहाँ पर थोड़ा सा मौसम नॉर्मल चल रहा है अंटार्कटिका के लिहाज से, तो वहाँ पर दिलचस्प गोल्फ का मुकाबला खेला जा रहा है और इस टूर्नामेंट में तजर्बाकार और नए खिलाड़ी दोनों शामिल। बर्फ पर खेले जाने वाले इस खेल के लिए खुसूसी तौर पर रंगीन गेंदें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। आपको पता है बहुत ही कम लोग हैं और बहुत ही शदीद किस्म की कंडीशंस होती हैं वहाँ पर, लेकिन अपनी रिसर्च करने के लिए और उस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए लोग का कोई मोल नहीं है। मैंने बड़े व्लॉगर्स को देखा है जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, जो वीडियोस इस तरह की बना रहे तो लोगों को एजुकेट करने के लिए और इस बर-ए-आज़म के बारे में और दुनिया के बारे में बताने के लिए। तो मैंने अंटार्कटिका के काफ़ी सारे व्यू, खैर आपने गोल्फ खेली वहाँ पे वो गोल्फ खेली, मुझे डर लगा खेली कभी। आप मुझे ये ना पूछ लें कि आप गई हुई अंटार्कटिका? नहीं, मैं गोल्फ के बारे में, मैं अंटार्कटिका से सीधा गोल्फ पे आ गई। ना मैं अंटार्कटिका गई हूँ ना मैंने गोल्फ खेली हुई है, लेकिन मेरा दिल बहुत करता है अगर मुझे मौका मिले। रास्ते में आते हुए मैं ये सोच रही थी जब मैंने ये खबर पढ़ी कि अगर मुझे जिंदगी में कभी मौका मिले ना कि आपको अंटार्कटिका लेकर जा रहे हैं, आप विजिट करना चाहेंगे, तो मैं जरूर जाऊंगी। दुनिया का 7वां बर-ए-आज़म एक्सप्लोर करने के लिए तो जरूर जाएंगे, बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना कि यहाँ पर रहने वाले लोग, इनके पास तफरी करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कोई खास चीजें होती नहीं। ये सिर्फ सैर तफरी के लिए ही ठीक है जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले जिन चीजों से गुजरे हैं वो वही जानते हैं। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं, दुनिया के सबसे सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको बताते हैं जिसने सबको हैरान किया हुआ है। सुपर कंप्यूटर का जो हजम है सिर्फ एक किताब के बराबर है। अगरचे जो सुपर कंप्यूटर का हजम बहुत बड़ा होता है नॉर्मली, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो पहले सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली तारों की जो लंबाई है 60 मील थी और इसे चलाने के लिए 10 घरों के बराबर तवानाई की ज़रूरत होती थी। अब इमेजिन करें कि वो सिमट कर एक किताब के जितना होगा। भाई इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली है, उसके साथ टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ हाथ पकड़ के ना तरक्की करवाए जा रहे हैं। और अब देखें कहाँ वो क्रे कंप्यूटर जिसके लिए मीलों लंबी उसकी तारें हुआ करती है, और अब एक बॉक्स के अंदर बिल्कुल एक टैब की तरह मुझे महसूस हो रहा था कि टैब को थोड़ा सा जरा मोटा कर लें तो ये सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। अब सुपर कंप्यूटर से आपको होता है बहुत कुछ पॉसिबल है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको बता देते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा सुपर कंप्यूटर है जिसका हजम अनम ने बताया किताब के बराबर है। अमेरिका की कंपनी है एनविडिया, उसका तैयार करदा DGX स्पार्क नामी ये सुपर कंप्यूटर $4000 का है और इसे कंपनी की जानिब से टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव इलॉन मस्क के हवाले किया गया। लेट्स सी इलॉन मस्क इसके साथ क्या कारनामे सरअंजाम देते हैं। क्या करते हैं ना, जब इलॉन मस्क का नाम आता है तो हम वैसे तैयार हो जाते हैं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। एक इलॉन मस्क का नाम और एक डोनाल्ड ट्रंप का नाम जब भी ज़हन में आता है तो ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सी शख्सियत हैं, मवाजना जो किया है ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें थोड़ा सा वो डिस्ट्रक्टिव, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। आगे की दुनिया को एक्सप्लोर करें, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स सी अब दुनिया के अंदर मजीद क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें लाहौर की और अपने माहौल की और अपनी फ़ज़ा की, तो यहाँ तब्दीली नहीं आ रही है जिसका हम सबको बेचैनी से इंतज़ार है कि हमारी फ़ज़ा जो है ना वो साफ़ हो जाए।
स्मॉग जो है उसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है लाहौर के अंदर और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में। गेस करें कौन सा नंबर होगा लाहौर का? पहला दूसरा ही होता है, अब दूसरे नंबर पे आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पॉइंट से ऊपर है। फैसलाबाद की बात करें, गुजरांवाला, वहाँ की फ़ज़ा लाहौर से भी ज़्यादा मुज़र सेहत है। फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 650 पॉइंट से ऊपर देखा गया है। आम लोग जो हैं वो सिर्फ एहतियाती कर सकते हैं, जो इक़दामात करना है वो गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट किसी ना किसी लेवल पर कोशिश भी कर रही है। बट आपने जब सुबह घर से बाहर निकलना है तो स्मॉग से आपकी फ़ज़ा जब आपको नज़र आ रहा है तो बच्चों को भी मास्क पहनाएं, ख़ुद भी मास्क पहने। जो आप एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं अपने ताईं वो ज़रूर आपने करनी है। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं, सेनेट के हवाले से बात करनी है जो कि ज़ेर गर्दिश 22वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है 2/3 अक्सरियत से और इसकी मंजूरी में 64 जो अराकीन हैं उन्होंने तरमीम की 64 अराकीन ने तरमीम की 59 शेखों की मरहलावार मंजूरी दी है और मुखालिफत में कोई वोट ही नहीं आया क्योंकि अपोजिशन एहतजाजन वोटिंग में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वो वॉकआउट कर गए। आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और सेनेट के अंदर 96 का जो है पार्लिमान है और इसके अंदर 64 नंबर जो है ना वही बनते थे 2/3 मेजॉरिटी के लिए इस तरमीम के लिए, तो वो हुकूमती इत्तेहाद ने मुकम्मल कर लिया। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल हुआ या किसने डिफेक्ट किया? PTI के सैफुल्ला अबड़ो और JUI के अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया, जिसके बाद सैफुल्ला अबड़ो जो है उन्होंने सेनेट की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। जबकि अगर हम बात करें अहमद खान साहब की तो JUI ने उनको कहा कि भाई आपके लिए बाहर का दरवाजा जो है ना वो खुला हुआ है, जरूरत नहीं है पार्टी, उनको निकाल दिया उन्होंने पार्टी से। आईनी तरमीम के तहत अब क्या क्या मंजूर हुआ थोड़ा सा ये आपको बता देते हैं। सदर के खिलाफ ताहयात और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत मुलाजमत तक यानी कि उसकी मुद्दत तक कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि उनको इम्यूनिटी दे दी गई है। सदर पर इस्तिस्ना ये जो दिया गया अब इसका इत्तलाक तब नहीं होगा जब वो सदारती मुद्दत के बाद अगर कोई और पब्लिक ऑफिस का ओहदा उनके पास आता है तो उसके बाद इसका इत्तलाक, इस इम्यूनिटी का इत्तलाक सदर पर नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें विफाकी आईनी अदालत की तो उसमें सूबों से बराबर जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम से कम एक जज होगा। इस्लामाबाद से जजेस की तादाद जो है वो सूबों के जजेस से ज़्यादा नहीं होगी और आईनी अदालत तब आज खुद नोटिस लेगी जब कोई उसको दरख्वास्त देगा, खुद से वो नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसा ही। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा और वकील फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार हाफिज अहमद खोखर साहब ने। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट चाहूँगी इस ओवरऑल जो आईनी तरमीम हुई है, जो मंजूरी हुई है सेनेट से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आपके सामने दो मेजर अमेंडमेंट्स जो है वो आई हैं। एक अमेंडमेंट आई है आर्टिकल 175B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर एक आईनी अदालत बनने जा रही है, और दूसरी अमेंडमेंट आई है आर्टिकल 243 जो पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उसको उन्होंने एक चेन ऑफ कमांड के अंदर ला के एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म किया है जो आपका नीड ऑफ टाइम है। अब अगर ब्रॉडली देखा जाए तो जो दोनों अमेंडमेंट्स हैं ये दोनों दुनिया के एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो फर्स्ट टाइम 1920 के अंदर ऑस्ट्रिया ने बनाया था और उससे बाद से लेके आज तक तकरीबन 80 ममालिक से ज्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वर्किंग या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इंस्टीट्यूशन जो है इन एडिशन टू उस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के काम कर रहा है और ये दुनिया का एक सक्सेसफुल मॉडल है। अब इस मॉडल के अंदर ये है 1920 से लेके आज तक 5 जुरिस्डिक्शन जो है आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दी है। उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, इंट्रा गवर्नमेंटल इशू है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स हैं जो आप रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं वो है। और ये एस्टैब्लिश प्रिंसिपल जो है आज तक तकरीबन 105 साल से दुनिया भर के अंदर प्रेवलेंट है और जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है यही जुरिस्डिक्शन उसे दी जाती है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो जो दूसरी सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आप सिर्फ एपलेट वर्क जो होता है उस कंट्री का, चाहे टैक्सेशन का है, क्रिमिनल है, सिविल है, आपके राइट्स हैं, या उसके बाद स्पेशल लॉज की जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट से आती है तो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। तो जो हमने 2025 के अंदर किया है ये कोई ऐसा नया इनिशिएटिव नहीं है, ये दुनिया भर के अंदर है और हमारे मुल्क के अंदर भी तकरीबन 15-20 साल से जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर इत्तेफाक था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी आया, जस्टिस सेक्टर्स का भी था, उसकी बहुत सारी वजह थी।
एक सुप्रीम कोर्ट का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरलोडिंग थी या ओवरबर्डन थे, फिर ओवर रीच भी उसके अंदर थी, फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग बेंचेस का भी था, फिर उसके बाद ये है कि ऑपोजिशन की तरफ से हमें समझ में भी आता है कि ऑपोजिशन जो है उसने तनकीद करनी है। अली जफर साहब वैसे तो वो पीटीआई का हिस्सा है लेकिन वो कानूनदान भी हैं, उनकी तरफ से ये कहना कि इस तरमीम ने जो हमारा आइन है उसकी रूह को हिलाकर रख दिया या बुनियादी ढांचे को हिलाकर रख दिया है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अब जब इम्प्लीमेंटेशन होगी और जब ये कानून बन जाएगा असम्बली से मंजूर होने के बाद, तो क्या आपको लगता है कि क्या तब्दीली आएगी हमारी अदलिया के अंदर खास तौर पर? देखिए आयशा, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया भर का एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि आपकी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट जो है उसका एक इंडिपेंडेंट रोल होना चाहिए और कोई एक इंस्टीट्यूशन जो है दूसरे इंस्टीट्यूशंस की जो लिमिट्स है या उसको ओवरलैप ना करे या उसको क्रॉस ना करे, इसे आप कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। अब दुनिया भर के अंदर जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स दी है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोड अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होता या इसके अंदर आपने पार्लियामेंट ने ओवर रीच किया होता तो दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क तो होता कि जिसने इसको रिवर्स कर लिया होता कि नहीं, जो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो हम इसको रिवर्स करें। बुनियादी तौर पे आयशा बात की है क्योंकि हमारी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, आप इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज या इन्हीं लॉयर्स की स्टेटमेंट जो है वो आप 2022 से पहले चले जाएं तो वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के मुतालिक, सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मुतालिक उनकी राय क्या है। अब ये है कि 2022 के बाद हम एक एडवर्सियल मोड के अंदर आए और कभी भी आप देखें कि ये एक, चाहे इसे आप ब्यूटी कह लें या इसे आप नेगेटिव एरिया कह लें, कि जहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ऑपोजिशन जो है गवर्नमेंट के अंदर जब होती है तो उसका नैरेटिव एक और होता है और जब ऑपोजिशन के अंदर आ जाती है तो वही चीज और इसी तरह ही चलता हुआ आ रहा है। हाफिज साहब, बुरी चीज है। हाफिज साहब ये है कि आपके जो आर्टिकल, जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो सदर और गवर्नर को इस्तिस्ना दिया गया है इस आईनी तरमीम के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ, तो वो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? एक तो अनम ये है कि गवर्नर का जो इस्तिस्ना है उसे उसी तरह इंटैक्ट रखा गया है कि जो आपकी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। प्रेसिडेंट की हद तक जो है वो दुनिया भर के अंदर एक था सिलसिला कि आप उसे सर्टेन इम्यूनिटीज देते थे और वो इम्यूनिटीज जो थी वो कैरी करती थी जितनी देर तक वो अपने ऑफिस के अंदर वो है। अब इसके अंदर जो उन्होंने चेंज किया है वो ये किया है कि अगर आप उस, एक तो ये है कि ज्यादा जर्नली वो होती है कि चूंकि हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये है कि आप उन चीजों के अंदर इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं कि जब आप ऑफिस के अंदर आते हैं तो आप इस प्रोटेक्शन के अंदर जाते हैं। जनरली दुनिया के अंदर ना इस तरह की प्रोटेक्शन होती है और ना आप इसमें जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उनसे थोड़ा राब्ता जो है ना हाल करने की कोशिश करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आईनी अदालत जो है ना, ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया भर के अंदर इस तरह की मिसालें पाई जाती हैं और अगर पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो जाता है जिसके ऊपर माजी में देखा जाए तो बहुत सारी तमाम ऑलमोस्ट सियासी जमातें जो हैं वो हाफिज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे एक मरतबा फिर से बात करते हैं। हाफिज साहब, आईनी अदालत वाले मामले की तरफ एक मरतबा फिर से मैं लाना चाहूँगी। आईनी अदालत या फिर कोई भी आइन का मामला जो है उसके अंदर उसकी जब तशरीह करवानी है को लेकर आप जाते हैं अदलिया के पास या जाया करते थे, अगर हम थोड़ी सी माजी की बात कर ले तो आपको नहीं लगता कि ये हमारी कानून साजी ही ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई लूप होल ना रखे जाएं ताकि हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी तशरीह शुरू ना कर दे? यहाँ पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि आईनी अदालत बन जाए, लेकिन इतना ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन उस तरह से ना हो जिस तरह से माजी में हम देखते आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि पाकिस्तान का गवर्नेंस का सिस्टम जितनी देर तक आप बेहतर नहीं करेंगे, इसी तरह के इश्यूज बार बार आप आएंगे। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतना अबंडेंस गवर्नेंस के अगेंस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या रिट पिटीशंस नहीं आती कि आपका जो पुलिस वाला है वो भी एक्सेसिव कर रहा है, आपका पटवारी भी एक्सेसिव कर रहा है, आपका डीसी, चीफ सेक्रेटरीज जो है, दुनिया में किसी इतनी जगह नहीं है कि जहां के ऊपर इतनी एक्सेसिव है और अल्टीमेटली लोग जो है वो हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन या सुप्रीम कोर्ट के अंदर या पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर या एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। तो जितनी देर तक गवर्नेंस को बेहतर करके उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे कि अगर ये चीज अगर आपने दोबारा की तो आपको अकाउंटेबल किया जाएगा, आपका ओवरबर्डन सिस्टम रहेगा। दूसरा ये है कि चूंकि हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस वक्त बना हुआ है
उसके अंदर ये है कि जो चीजें अनम हमें रिजॉल्व करनी चाहिए डायलॉग के जरिए या पार्लियामेंट के फोरम के अंदर या थ्रू लेजिस्लेशन करनी चाहिए, हम उनको ये सड़कों पे करते हैं, ये चौराहों पे करते हैं, या फिर हम अदालतों को उनके अंदर ड्रैग करते हैं। उस ड्रैग करने से आपने देखा होगा कि 15-16 साल से आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर्स भी घरों को चले गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, और जो लेने आए उनको निकालने के लिए वो भी पॉलिटिकल पार्टीज। अक़दार का मामला आता है तब हम दूसरी दुनिया की तरफ नहीं देखते या वेस्ट की तरफ नहीं देखते, जहां पर गवर्नेंस बहुत अच्छी है, जहां पर फलाही रियासत के तौर पर गवर्नमेंट्स काम कर रही होती हैं, या एक बड़ा अच्छा हमें माहौल नजर आ रहा होता है। लेकिन जब आईनी अदालत बनाने का मामला हो, किसी तरमीम का मामला, उसके बाद हम देख लेते हैं कि उस तरफ जो है ना वो इसी तरह से हो रहा है। अच्छा, इन द एंड ये बता दीजिएगा 28वीं आईनी तरमीम का भी अब जिक्र हो रहा है, अभी तो 27वीं तरमीम जो है ना वो उसका प्रोसीजर मुकम्मल नहीं हुआ, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाफिज साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाफिज साहब, आपको आवाज आ रही है? तो ये 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी हो रहा है ना राना सनाउल्लाह की तरफ से, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखें आयशा, एक तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई कदगन नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। बिल्कुल अमेंडमेंट की जानी चाहिए अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के तरह बेला फायदे हैं, किसी गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई और हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैच वर्क के अंदर गए, तो उसका आपको एक रिएक्शन नजर आया कि एक साल के अंदर वो आपका एक्सपीरियंस जो था वो बैडली फेल हुआ और आप 27वीं के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ आ गए। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने देखा होगा कि आज से 8-10 दिन पहले जो आया था कि जिसके अंदर आपका प्रोविंसेस का फेडरल गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, या फेडरेशन के साथ, या लोकल गवर्नमेंट्स के मुतालिक है, या नेशनल फाइनेंस कमीशन है, या इमरजेंसी है, या उसके बाद रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि वो जो चीजें थी उन्हें फॉर द टाइम बिंग जो है उन्हें शायद हेल्ड इन अबेस किया गया है, लेकिन बहुत जल्द जो है आपको और आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और इसका एक सेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 27वीं तरमीम हुई है इसके अंदर आवाम के लिए क्या है, लेकिन आपने एक्सप्लेन कर दिया और अपनी राय जो है ना आपने हमारे सामने रखी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज एहसन अहमद कोकर साहब, जो कि तज्जियाकार भी हैं, कानूनदान भी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हैं। अब जरा ऑपोजिशन जो सोच रही है, वैसे तो बता दिया ऑपोजिशन ने कि वो कल क्या सोच रही थी, सेनेट से वॉकआउट करके कोई वोट उनकी तरफ से नहीं आया और जिसने वोट दिया उनसे अब वो पार्टी से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है ऑपोजिशन की सफ़ों के अंदर, खास तौर पर अगर पीटीआई की बात करें तो ये ज़रा जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वकील भी हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं। वैसे साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये अब बड़ी तनकीद भी की जा रही है, स्पेशली अगर हम बात करें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं, उसका क्या जवाब देंगे आप? परवेज़ अशरफ साहब कोई वैसे तो ठंडे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन जोशे जज्बात में जो है वो कल ज्यादा खताबत कर गए हैं। और फौज जो है वो तो सबकी होती है जी, उसके ऊपर तो नहीं कंट्रोवर्सीज नहीं क्रिएट करनी चाहिए, वो तो सब पाकिस्तानियों की है। या ये एक नया काम शुरू हो गया है, पीटीआई को जो है वो ना कभी फौज के खिलाफ थी, ना है और ना होगी। जहाँ तक ज्यादतियों की बात है तो उसका तो जिक्र जाहिर करते रहेंगे, वो तो जिस तरफ से भी हो, जो जिनके साथ हुई हो उनका हक बनता है। तो परवेज अशरफ साहब की जो स्पीच थी मेरे ख्याल में बस हमें नंबर शंबर टांगने के लिए। फैसल साहब, सैफुल्लाह अबड़ो काफी ज़ेरे गर्दिश हैं, उनकी खबरें कि वो अब खबरें क्या, अब तो ये हकीकत बन चुकी, उन्होंने वोट दिया लेकिन उसको वो पार्टी से मुस्ताफी भी हो गए, क्या आप इसकी वजह समझ रहे हैं? सैफुल्लाह अबड़ो तो 26वीं तरमीम में भी उस साइड पे थे, तो वो एक्शन क्या पार्टी देखें, ये तो पर लोगों के अपने जमीर पे होता है और तरीकेकार पे होता है। अगर कोई मतलब बिल्कुल ही ऐसा के काम कर दे तो ये कोई पहली दफा पाकिस्तान में तो नहीं हुआ। एक्शन जो है पार्टी ने लिया, उनको निकाल दिया है उससे, पीटीआई से। तो अब इससे ज्यादा वो तो कुछ हो नहीं सकता। अगर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया फिर तो बिल्कुल ही लीगली तो उनके खिलाफ करने को कुछ है नहीं। तनकीद करना आसान होता है, जिन पे हो रहा होता है उनकी भी ख्याल करना चाहिए या उनको भी देखना चाहिए। तो मेरा ख्याल में तो कोई इतना इस पे जो पाकिस्तान की ओवरऑल हालत है, यहाँ पे पूरी पार्टियां जो है वो एक साइड पे हो जाती है, तो वो तो एक शख्स है, बहरहाल खड़े रहते तो इज्जत कमाते हैं।
चले ठीक हो गया। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब वो उन्होंने ये ऐलान किया है अब 28वीं तरमीम भी आएगी जिसके अंदर तालीम की बात होगी, आबादी की बात होगी, निसाब की बात होगी और फिर जो बल्दियाती निज़ाम है हमारा उसके ऊपर भी काफ़ी बात की जाएगी जो बेसिकली MQM का मुतालबा था। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? साथ दे सकती है हुकूमत का इसमें? देखिए अभी आएगी तो मौक़िफ़ को सामने आएगा, अभी तो वो एक हवा में है, क्या डिटेल्स हैं, वो किस तरह की प्रपोज करते हैं, तो इसमें जो मर्जी करते रहे। ये तो एक हाइब्रिड निज़ाम है और हाइब्रिड निज़ाम फिर इस तरह से चलते हैं। हाइब्रिड निज़ाम है और हाइब्रिड निज़ाम आप कह रहे हैं इसी तरह चलते हैं। अच्छा फैसल साहब, अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तलखी है वो ऐसा लग रहा है कि मजीद बढ़ गई है, तो कोई मुफाहमत के कोई आसार नजर आ रहे हैं आपको? देखिए उसकी वजह ये है कि जो गुफ्तगू है वो नहीं हो रही ना जी, और हुकूमत जो है वो CBMs नहीं कर रही, PTI सियासी लाएमल नहीं इख्तियार कर रही। सो दोनों तरफ से जो गैप्स हैं वो तो हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए क़यादत नहीं है PTI के पास, और वो क़यादत का खला है, वो पुर करने वाली बात है। जब तक वो पुर नहीं होता तब तक मामलात ऐसे ही चलेंगे अनफॉर्चुनेटली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील भी हैं, और हमेशा की तरह जो सवाल किया था उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। बात उन्होंने यही किया कि आप देखते हैं कि PTI क्या करती है। अच्छा जी, कल जो कुछ भी होता रहा, जो हलचल हमें नज़र आती रही पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ऐवान बाला के अंदर, उसी दौरान एक और ख़बर भी आई, या उसके बाद आप कह लीजिए रात के वक्त ये खबर आई जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, वो इंतकाल कर गए। 2 हफ्ते से अलील थे अभी तक जो पता चला है, इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वो इलाज थे। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते। बिल्कुल ऐसा ही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मार्च 2021 में सेनेट के रुकन पहली दफ़ा मुंतखब हुए थे और सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के वो चेयरमैन भी थे। इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के स्पेशल एडवाइज़र ऑन नेशनल अफेयर्स भी रह चुके हैं और साबिक सदर रफ़ीक तारड़ के प्रेस सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो इरफान सिद्दीकी की जो खिदमात हैं उनको कभी फरामोश किया नहीं जा सकेगा। वो एक सियासतदान होने के साथ साथ एक मशहूर कॉलम निगार और तज्जियाकार भी थे, वो कॉलम भी लिखा करते थे जो बड़े मशहूर हुआ करते थे उनके कॉलम। तो उनकी वफ़ात पर सभी ने इजहार ताज़ियत किया है, जिनमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने भी ताज़ियत का इजहार किया, गहरे रंज और दुख का इजहार किया। और इसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी ने इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए ये कहा कि इरफान सिद्दीकी की जमहूरियत के लिए जो बेपनाह खिदमात हैं उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी तरफ से भी यही दुआ और यही उम्मीद कि अल्लाह उनके लिए आसानियां करे। अब हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। समटाइम्स हम ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता इसके पीछे कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ की कुर्बानी कहीं ना कहीं होती है और हमें उसका इदराक नहीं होता। दुनिया में तकरीबन हर साल तकरीबन 42,000 दरख्त काटे जाते हैं ताकि 2 अरब लकड़ी की पेंसिल बनाई जा सके। अब एक दरख्त से औसतन 1,70,000 पेंसिलें तैयार होती हैं। 1654 में इंग्लैंड में ग्रेफाइट दरियाफ्त हुआ था जिसमें पहली बार जदीद तर्ज की पेंसिलें बनना शुरू हुई थी। और ये पेंसिलें जो है ना, ये ऐसे नहीं बनती, जैसे हम बता रहे हैं इसके पीछे कितने दरख्त होते हैं, कितने शजर होते हैं जिनको काटना पड़ता है। अब एक दरख्त जो है वो कम से कम 14 साल में पुख्ता होता है। देवदार का जो ये दरख्त है जिससे ये पेंसिल बनती है, और 10 साल की मेहनत पेंसिल बनाने के लिए काट दी जाती है। एक तरफ माहौल को तो नुकसान हो ही रहा है, यानी कि हमने बड़ी मेहनत की है अपनी इस ज़मीन को, अपने इस प्लैनेट को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए कि क्लाइमेट चेंज के असरात जो है ना वो अब इंसानों के ऊपर नजर आना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में कुछ लोग या कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं कि उनको देखकर एहसास होता है कि उम्मीद कहीं ना कहीं बाकी है, इंसानियत कहीं ना कहीं बाकी है, क्योंकि वो इन दरख्तों को अब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 23 साल नौजवान हैं मुदस्सिर और उनके दीगर साथी ऐसे ही माहौल दोस्त दुश्मन मिशन पर जो काम कर रहे होते हैं लोग, उनको रोकने के लिए सरगर्म है। और 2023 में उन्होंने एक ऐसी अनोखी पेंसिल मुतारिफ करवाई थी जो रिसाइकल्ड कागज से बनती है और उसमें बीज भी उन्होंने रख दिया कि जैसे ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है तो बच्चों को ये भी तरवीज दी जाती है कि वो जाके इसको मट्टी में दबा दें। अच्छा, इसमें मैं देख रही थी इनकी वेबसाइट पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि आप अच्छा जो बीज है ना वो पेंसिल की इस साइड पे हैं। मैंने अभी इनकी वेबसाइट पे देखा है तो उसमें ऑप्शंस दिए गए, चूज ऑप्शन, आपने कौन सा सीड जो है वो सिलेक्ट करना है, तो ये ऑप्शंस भी उनको दिए गए हैं। अच्छा, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? अभी मैं जानती नहीं हूँ ज्यादा सीड्स के बारे में, जो ऑप्शंस है मैंने डिटेल में तो नहीं देखे,
लेकिन हम मुदस्सिर ही हमारे साथ मौजूद है, उनसे ना जान लें क्या क्या पूछ लेते हैं। हमारे साथ मुदस्सिर असलम साहब मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं इस स्टार्टअप के री लाइफ के। उनको वेलकम करेंगे और मुबारकबाद सबसे पहले देंगे कि उन्होंने इतना अच्छा काम जो है ना वो शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। काम भी है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सही है। अच्छा मुदस्सिर, ये बताएं कहाँ से ये सिलसिला सारा शुरू हुआ और ये बड़ी डिटेल जो अब हमारे सामने आई है कि हमें नहीं पता था कि एक पेंसिल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे एक 14 साल तक एक दरख्त जो है ना उसने वक्त गुजारा है और उसके बाद हमने एक पेंसिल के लिए या कुछ पेंसिलों के लिए उसको काट दिया। थोड़ा सा बताइए इसकी डिटेल। तो बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है पंजाब के छोटे से गांव से है। तो जब मैं गांव में रहता था तो उधर हमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती थी। बट जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए मैं लाहौर मूव किया मैंने, तो लाहौर में मैंने देखा स्मोक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हर तरफ धुआं, और वो जो क्लीन एक इन्वायरमेंट था गांव वाला वो मुझे लाहौर में देखने को नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा सैड भी हुआ कि वो एकदम से लाइफ चेंज हो गई। तो तब मैंने सोचा क्यों ना, फिर मैंने रिसर्च की इस चीज़ पे कि क्यों इस तरह से है। फिर मुझे पता चला हज़ारों लाखों ट्रीज़ कट हो रहे हैं वुडन पेंसिल्स को बनाने के लिए, और हमारे लैंडफिल वेस्ट पे बहुत सारा पेपर वेस्ट हो रहा है। तो फिर मेरे माइंड में आइडिया आया क्यों ना हम उस कागज़ को उठाएं, उसको रिसाइकिल करें और उससे पेंसिल्स बना दें। अब ये तो एक सिंपल आइडिया हो गया। इसमें यूनिक चीज़ हमने क्या ऐड कर दी, हमने पेंसिल के ऊपर वाली साइड पे टॉप में हमने बीज भी ऐड कर दिए, ताकि बच्चा पेंसिल यूज़ करने के बाद इन बीजों को मिट्टी की आरी में फेंके तो पौधा उग जाए। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि बच्चा वुडन पेंसिल यूज़ करता है और उसको डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन इस पेंसिल को उसने फेंकना नहीं है, इससे एक नई ज़िंदगी मिलेगी पौधे की शक्ल में। तो ये हमारा एक आइडिया है। इसीलिए नाम भी री लाइफ है। बड़ा ही खूबसूरत आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके लिए डेफिनेटली एक रिसर्च भी दरकार होगी। लाइक मैं अगर अपनी बात करूं, अब मुझे नहीं पता कि कागज़ से भी पेंसिल बनाई जा सकती है। आपने इसके ऊपर रिसर्च की या कहीं से आइडिया आपको नज़र आया, या किसी और मुल्क की कोई जो रिसर्च है वो आपने पढ़ी जिससे आपको पता चला कि इस तरह से पेंसिल बनाई जा सकती है? और ये हमने देखा था कि मशीनरी से बन सकती है। ये हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी गूगल पे। बट हमने अब उस चीज़ को फिजिकली बनाना, और वो तो जस्ट एक आइडिया माइंड में आ गया, मतलब देख लिया हमने केस स्टडी, बट उस चीज़ को अगेन मतलब सामने लोगों के लेके आना वो किस तरह से था। फिर हमने पूरे 6 मंथ लगा के हाथ से पेंसिल्स बनाना स्टार्ट की। 6 मंथ में हमारे पास प्रॉपर एक प्रोटोटाइप उसका बन गया पेंसिल्स का, और उस उधर से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। जब हमारे पास प्रोटोटाइप आया हमें थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिली। फिर हमने आफ्टर दैट हमने स्टार्ट कर दिया कि हम अब इसी पे ही काम करेंगे। फिर उधर हाथ से अब हम मशीनरी पे मूव हुए हैं, और अब प्लस हम ऑल जो है वो जितनी भी स्टेशनरी की आइटम्स हैं हम उनको रिसाइकिल कर रहे हैं। हमने पेपर पेन्स बनाए, हमने पेपर कलर्स बनाए, हमने सीड्स बैग बनाए, पेपर से कागज़ से बैग्स जो बनते हैं वो बनाए हैं, और हम सस्टेनेबल डायरीज भी बना रहे हैं। तो हमारा यही मिशन है कि हम जो है वो दरख्तों को तो बचाएं। आप जो बात बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, दरख्तों को बचाने का आपका मिशन है, बड़ी अच्छी सोच है। लेकिन ये जो पेपर की आप बात करें, पेपर भी तो दरख्तों से ही बनते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय या क्या कॉन्सेप्ट है? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, हम स्पेसिफिकली अपनी पेंसिल्स को बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा दरख्त नहीं काट रहे, या तो कि हम जो पेपर यूज़ कर रहे हैं वो हमने स्पेशल जो है वो बनवाया है, जो लकड़ी कट होने की वजह से बना है, हम ऐसा नहीं कर रहे। हम उस कागज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने या किसी भी बच्चे ने बड़े ने यूज़ करके इस्तेमाल करके उसको फेंक दिया है। वो चाहे क्यारी में फेंका है, डस्टबिन में फेंका है, कहीं पे भी फेंका है, हमने उसको उठाना है, उसको रिसाइकिल करना है और उससे पेंसिल्स बनानी है। अच्छा मुदस्सिर, ये जो बीज हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्या क्या ऑप्शंस हैं बीज के, और कितने तरह के बीज आप इस्तेमाल करें इसके पीछे जो पेंसिल में रखे हुए होते हैं? तो अभी जो बीजों की अगर मैं बात करूं तो हम जो है ना वो सीज़न वाइज चलते हैं। तो हर सीज़न में हम 8 से 10 डिफरेंट काइंड के सीड्स होते हैं, जिसमें मैं आपको मेन बता देता हूँ। हम वेजिटेबल्स के सीड्स इस्तेमाल करते हैं, हम जो है वो प्लांट्स के सीड इस्तेमाल करते हैं, हम फ्लावर के सीड्स इस्तेमाल करते हैं, और कुछ सीजन्स ऐसे इन फ्यूचर हम प्लान कर रहे हैं कि वो प्रॉपर प्लांटेशन में जो है हम ऐसे फ्रूट्स के भी सीड्स ऐड कर दें। तो ये अभी हमारे सीड्स हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी जो मशीनरी है वो कोई ख़ास आपने दूसरे किसी मुल्क से मंगवाई है या फिर यहीं से आपने ली है, और कितने लोग आपकी टीम में काम करें? सही है। तो जो मशीनरी की अगर मैं बात करूं तो मशीनरी हमने जो है वो अराउंड 8 to 9 मंथ लगा के एक मशीनरी वाला बंदा हमने पहले तो फाइंड किया, और उसके साथ 9 मंथ हम लोग भी काम करते रहे, हमारी टीम भी, और उन बंदों ने भी हमारे साथ काम किया।
और फिर हमने पाकिस्तान के अंदर इवन लाहौर के अंदर ही हमने अपनी मशीनरी मैन्युफैक्चर कराई। राइट नाउ हमारे पास सिर्फ एक मशीन है। वैसे पेंसिल को बनाने के लिए ना 3 से 4 प्रोसेस हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ एक ऑटोमेट हुआ है जो मेन प्रोसेस है इसको रोल करने वाला, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम मैनुअली ही कर रहे हैं। और हमारी टीम में अब अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं सिर्फ अकेला था और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 टीम मेंबर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। इसकी प्राइस क्या है पेंसिल की? एक नॉर्मल पेंसिल जितनी है या ये थोड़ी एक्सपेंसिव है? नहीं, हमारी पेंसिल की जो प्राइस है वैसे राइट नाउ 50 रुपीज़ है, बट अब अगर आप बल्क में लेते हैं तो हम 20 से लेके 40 तक इसके दरमियान में होती है। अगर मैं बाकी पेंसिल्स की बात करूं तो उसकी भी प्राइस ऑलमोस्ट 30 से लेके 50 के अराउंड अबाउट जो है वो चल रही है। ठीक है। और ये अभी आप ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं या फिर आपने फिजिकली भी ये डिफरेंट शॉप्स के अंदर रखवानी शुरू कर दी है? इसकी डिमांड आ रही है? जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, बिकॉज हम जब थोड़ी सी अवेयरनेस जनरेट करते हैं, अवेयरनेस जनरेट करने से ये होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट है क्या। लोगों को पता ही नहीं है। पहली बात ये है कि जब हम अवेयरनेस जनरेट करते हैं लोगों को पता चलता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स भी आते हैं, लोग हमसे बाय भी करते हैं। तो हमारा बिजनेस मॉडल थोड़ा सा B2B है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली स्कूल्स को बेच रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को, NGOs को और स्टेशनरी शॉप्स को। तो इस तरह से जो है ना हम काम कर रहे हैं। चले, अल्लाह करे जल्द से जल्द B2B से B2C भी होना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मुदस्सिर, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और खुश इस तरह के स्टार्टअप्स और इस तरह के यंगस्टर्स को देखकर जो इस तरह से सोच रहे हैं। अदरवाइज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो समटाइम्स आप मायूसी हो जाते हैं कि भाई ये तो सोच ही नहीं रहे हैं। एक तो चीज़ होती है ना कि कुछ अच्छा सोचना, कुछ होता है कि कुछ सोच ही नहीं रहे हैं सिवाय इसके कि एक सेल्फी बना ली जाए या रील बना ली जाए। बहरहाल जी, मुदस्सिर असलम हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। कराची में 14 रोज से जायद हो चुके हैं, 48,211 ई चालान किए गए हैं, जबकि 4,500 शहरियों ने मुआफ़ी के लिए रुजू भी किया है। सबसे ज़्यादा 31,555 ई चालान जो किए गए हैं वो सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए हैं, जिसका रिवाज ही हमें नज़र नहीं आता। और नॉर्मली हम पिंडी इस्लामाबाद में भी देखते हैं, जैसे कोई चेक पोस्ट आती है तो वहाँ पर आके ना ड्राइवर्स ऐसे कर लेते हैं कि सीट बेल्ट बांधा हुआ है पीछे। उनको सेफ्टी की परवाह नहीं होती, वो ये देखते हैं कि कहाँ पर चेकिंग हो रही है, वहाँ जाकर हम कर लें। लेकिन ज़ाहिर है अब ई चालान हो रहे हैं तो आप बच नहीं सकते। हेलमेट ना पहनने पर 8,431, ओवर स्पीडिंग पर 2,304 चालान किए गए हैं। इसके अलावा सिग्नल की खिलाफ वर्जी जिसने की है उसको भी चालान हुए, जिसकी तादाद 2009 बताई गई। ड्राइविंग के दौरान जिसने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया है उस पर 12,663 चालान जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो काले शीशे रखते हैं ना, जिनको शौक है कि गाड़ी के अंदर में शशका हो या सिक्योरिटी के लिए भी समटाइम्स वो बात कर रहे हो, तो 670 चालान उनके किए गए हैं। फैंसी नंबर प्लेट जिन्होंने लगा के रखी हुई हैं उनके 585 किए गए हैं। रॉन वे के ऊपर जो जा रहा था उसके 555, और उसके अलावा पता नहीं कितने ज़्यादा मुसाफिरों को छत पर बिठाने पर 368 चालान जो है ना वो भी जारी किए गए हैं। अच्छा, इत्तलात ये आ रही हैं कि इन 15 से 16 दिनों के दौरान ना काफ़ी हद तक तब्दीली महसूस हो रही है रोड्स के ऊपर कराची की। मजीद इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक पुलिस कराची काशिफ नदीम साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं और कराची वालों के जो कुछ सवालात हैं ना या जो उनकी दुहाई है वो उनके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब, इस वक्त सिचुएशन, वैसे तो हमने कुछ नंबर्स शेयर कर दिए हैं अपने नाजरीन के साथ, ज़रा बताइएगा। आप ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि इन 15 से 16 दिनों के दौरान ही तब्दीली महसूस हो रही है कराची की सड़कों के ऊपर। ज़रा बताइए अभी तक क्या क्या काम हो चुका है? देखें, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज 16वां दिन है जो ई टिकटिंग सिस्टम हमारी शुरू हुई है और आज के फिगर्स तो और इससे कुछ बढ़ गए हैं। तकरीबन 49,532 चालान जो हैं वो इस वक्त तक जनरेट हो चुके हैं और लोगों को डिस्पैच हो चुके हैं। अब इसका जो फ़र्क रोडों पे देखने में आया कि जितने लोग हमारे जो यूज़र्स हैं, ख़ासतौर पे शारा फैसल के, आपके तीन तलवार के आसपास के, आपके डिफेंस की साइड के, जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और जहाँ ये टिकटिंग जारी है, वहाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के अंदर आप देखें, आप ख़ुद भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोगों ने रूल्स फॉलो करने शुरू कर दिए हैं। अब आधी रात को भी अगर आपका सिग्नल रेड है तो लोग खड़े में उसको फॉलो कर रहे हैं। आपकी जेब्रा क्रॉसिंग्स जो है उसको वो देख रहे हैं, उससे पीछे करें। और हमारा जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, यानी एक रात में 2 से 3 हमारे मेन इंटरसेक्शंस जो हैं उसके रोड फर्नीचर फ्रेश किए जा रहे हैं।
उनकी जेब्रा क्रॉसिंग्स, उनकी लाइट्स और ये सारी जो कि डिम हो चुकी थी, तो बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट उसके अंदर काम कर रही है। और मैं तो खुद रोड पे गाड़ी चलाता हूँ तो लोगों में बिल्कुल चेंज आ गया, अच्छा लग रहा है, खुद को चलाने में गाड़ी आपको अच्छा महसूस होता है। अवामी शिकवे शिकायत भी तो है ना काशिफ साहब, लोग कह रहे हैं कि चालान ठीक है, कोई वॉयलेट करता है चालान आप करें, लेकिन बहुत ज्यादा जुर्माने लोग शिकायत कर रहे हैं कि हो रहे हैं। देखें आप इसको इस थीम को लोगों को समझने की ज़रूरत है। कोई ये अगर आप इसी हैवी जुर्माने की आप वजह से ही रूल्स फॉलो करना शुरू हुए हैं, वरना ये जुर्माने जब बहुत थोड़े थे तो वो आपको मैटर ही नहीं करते थे। 200-500 जुर्माना लाइक आप उसको इजी लेते थे, आप कहते थे कोई बात नहीं, रोज़ भी अगर हमारा ये चलान हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे तो जो पहला सिस्टम था उसमें रिकॉर्ड में ऐसी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जिनको 1100-1200 एक गाड़ी को चलान हुए में, तो दे आर हैबिचुअल, उनको पता था भी इतना छोटा सा फाइन है, ये तो हमारे मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा खर्चा है, तो अगर हम डेली करते रहेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और हमारी जो लोगों की जानें ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड अगेन मैं ये कहूंगी कि ये डिटरेंस के लिए और कुछ हद तक ही बेहतर भी है, क्योंकि आपको डर होगा कि जुर्माना बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आप ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी करेंगे, तो फिर आप नहीं करेंगे, आप इस डर से नहीं करेंगे, तो डिटरेंस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दीगर जो चैलेंजेस हैं कराची के अंदर, स्पेशली ट्रैफिक की अगर हम बात करें, उससे रिलेटेड ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स मौजूद हैं, मोटरसाइकिल्स या गाड़ियां मौजूद हैं जो कि उस नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है जो उसके मालिकान हैं। तो इस सिलसिले में भी एक रूल पास हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये बड़ा ज़रूरी हो जाएगा कि आपने अपने नाम करवानी है। लेकिन जो लोग नहीं करवाते, जिनकी बाइक्स गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, उनके लिए फिर क्या किया जा रहा है? उस मामले को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा कि उन्हीं तक चालान पहुँचे जिन्होंने वाकई में खिलाफवर्जी की है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना, अब ये तो एक सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। हम 4 महकमे आपस में इंटेग्रेटेड है ना, ट्रैफिक पुलिस होगी, एक्साइज पुलिस होगी, लाइसेंस ब्रांच होगी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, तो वी ऑल आर इंटेग्रेटेड। जैसे आपका नंबर प्लेट आपका रीड करेगा कैमरा, तो हमारे पास उसकी पूरी तफसील आ जाती है। अब तफसील आने के बाद ये है कि मिसाल के तौर पर मुझे ई टिकट आ गया, लेकिन मैंने गाड़ी तो बेच दी हुई है किसी साहब को। अब वो साहब जो है अपने नाम पे भी नहीं करा रहे, मुझे मिल भी नहीं रहे, और वो इस बात को, अब तो रिवाज ऐसा था ना यहाँ पे, हमारे यहाँ ओपन लेटर पे चलाने का गाड़ियाँ, और कुछ हमारे जो इस तरह के जो गाड़ियाँ सेल और बेचने वाले लोग थे, उन्होंने ये मिथ बना ली थी कि जी गाड़ी जितनी दफ़ा ट्रांसफर होगी तो शायद उसके पैसे की वैल्यू कम होती, ऐसी कोई बात नहीं थी सारी। तो उस जी ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो एक मार्केटिंग स्टंट सब आप कह सकते हैं ना, उन्होंने बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी सारी। तो पहले आपको बायर जो था उसको कानून था कि वो 60 दिन के अंदर अंदर अपने नाम पे 60 डेज में वो ट्रांसफर कराएगा। लेकिन अब क्योंकि ई टिकटिंग तेजी से चल रही है, सारों के पास जा रही है, तो फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फैसला किया कि विद इन 30 डेज बायर जो है उसने अपने नाम पे एनी हाउ गाड़ी ट्रांसफर करानी है। अच्छा, अब वो नहीं कराता और मैं परेशान हूँ कि जी ई टिकट मुझे आ रहा है, तो आप किसी भी एक्साइज सहूलत सेंटर जाएंगे, किसी भी नादरा के ऑफिस जाएंगे, किसी भी आप ई सहूलत सेंटर जाएंगे, और आप अपना सिर्फ सबूत देंगे कि मैंने ये गाड़ी फलां साहब को बेची थी, वो आपका वहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपका लेंगे, जिसे हम बायोमेट्रिक कहते हैं, और एक्साइज के सिस्टम में उस गाड़ी पे फ्लैग लग जाएगा कि ये गाड़ी मैंने जो है वो फलां शख्स को बेच दी हुई है। तो ई टिकट आपके पास से ख़त्म हो जाएगा और उस शख्स को जाना शुरू हो जाएगा। अब वो शख्स तो मिल नहीं रहा आपको, कि वो चला गया दूसरे मुल्क चला गया या आपको कहीं हो ही नहीं रहा, तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है कि हम उसको कुछ अरसे में उस गाड़ी के नंबर को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। या पोस्ट ऑफिस गया और वो अपने एड्रेस पे नहीं है, एड्रेस चेंज हो गया, वो पोस्टमैन हमारा वापस आ गया, तो हम उस गाड़ी को ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में जाएगी। जब वो सिस्टम में जाएगी तो ये हमारे जो S4 कैमराज एंड सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं, तो वो सारे उस सिस्टम में ब्लिंक होगा। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए, ये कैमरे एक दूसरे से बातें करते हैं कि ये गाड़ी मेरे पास ब्लैक लिस्ट है, मेरे से अभी ये निकल गई है, आपके पास आ रही है। उसके आगे जो फील्ड स्टाफ खड़ा हुआ होगा, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का स्टाफ होगा, देन ही विल लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो बातचीत है ना कैमरों की, ये मुज़ाकरात नहीं बन सकते, और ना ही आप बातचीत करके कैमरे को ये कह सकते कि जानते हो मेरे वालिद मेरे फलां से बात करो फोन पे। अच्छा काशिफ साहब, जरा ये बात कर लेते हैं कि कराची का कितना एरिया जो है ना वो अभी तक कवर्ड है इन कैमरास के थ्रू, इसके बारे में बताइए, और मुकम्मल कराची को कवर करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखें, मुकम्मल अभी तो 1076 कैमरों से ये जो है सिस्टम हमारा काम कर रहा है। और ये फिर आपके तवज्जुह से फिर हम लोगों को ये बात बता रहे हैं कि जहाँ पे मुकम्मल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है विद ऑल सबूत, वहाँ ही ये टिकटिंग सिस्टम हमारे काम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी रोड बिल्कुल टूटा हुआ है और आगे आपके जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी ये चीज़ों की ज़रूरत है तो वहाँ भी ये चलान शुरू नहीं किए गए, लेकिन अल्टीमेटली ये हम 12,000 कैमरों से जो है सिस्टम पे जाएंगे। 12,000 कैमरे पूरे शहर में लगेंगे, मे बी सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, तो उसके बाद तो ये पूरा शहर कवर हो जाएगा। और ये कितने तो कितने आपको तो अरसे घर में से होगा? निकलते के साथ ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कितने अरसे में पूरा शहर कवर होगा? देखें, अब ये तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट से हम जुड़े हुए हैं ना, अभी फेज 1 कंप्लीट हुआ है, फिर फेज 2 होगा, फिर फेज 3 होगा, तो ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। जैसे जैसे चीजें चलती चली जाएंगी आप इस सिस्टम में आते चले जाएंगे सारे। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, तो नॉर्मली जनरली मैं ये सवाल कर लूं, फिर आप ये जो आप बात करना चाह रहे हैं वो भी कर लीजिएगा। जनरली लोग कौन सा रूल ज्यादा वायलेट कर रहे होते हैं ट्रैफिक कवानीन को लेकर? देखें, अभी इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी तादाद में जो आ रहे हैं वो सीट बेल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेलमेट्स आ रहे हैं। अब आप देखें इन दोनों चीज़ों की थीम क्या है पीछे, दोनों चीज़ें ही जान बचाने के लिए आपने पहनी है ना, सीट बेल्ट भी आपने जान बचाने के लिए पहनी है और हेलमेट भी आपने जान बचाने के लिए पहना हुआ है। तो ये और यही दो मेन वायलेशनें आ रही हैं। ये जो हमारा ई टिकटिंग शुरू हुआ था इसके पीछे मकसद ये था कि जो एक्सीडेंट्स इतने बढ़ गए थे और ट्रैफिक पुलिस की नफरी कराची में बहुत कम थी, मैनुअली हम सब इसको जो है वो नहीं सीधा कर पा रहे थे, तो ये फिर निज़ाम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया, इसके ऊपर वर्किंग हुई, स्टडी हुई, सारी मुख्तलिफ मुल्कों को स्टडी किया गया, फिर उसका सारा यहाँ पे समझे उस चीज़ों को अपडेट किया गया, सिस्टम अपग्रेड किए गए, सारे हमारे एक्सीडेंट के निज़ाम नीचे आना शुरू हो गए, हमारे लोग जो मर रहे थे उनके डेथ रेट्स काफ़ी नीचे आना शुरू हो गए। तो अब ये दो मेन वायलेशन है ना आपके पास। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। 30 दिन का वक्त तो दे दिया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर करवानी है आपने अपने नाम के ऊपर, लेकिन फिर बहुत सारे हमें जब आप ट्रांसफर करवाने के लिए जाते हैं तो ये कहा जाता है या फिर कोई लोग आपके पास आ जाते हैं कि 12,000 13,000 हमें दें, हम आपकी फौरी तौर पर ट्रांसफर करवा देंगे। इसके अंदर वक्त कितना लगता है, तरीका कार क्या है, जरा इसके बारे में बता दें। फीस कितनी है और क्या 30 दिनों के अंदर ये मुमकिन होगा कि ये ट्रांसफर हो जाए? इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं है ये? जी देखें, बिल्कुल देखें, जैसे हम तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं, इसी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद है, वो भी डेली बुनियादों पे अपना काम कर रहे हैं। 30 दिन के बाद जो बायर जाएगा अपना वो करवाने के लिए, ट्रांसफर करवाने के लिए, तो उसके ऊपर पेनल्टी 10,000 रुपये पेनल्टी 31वें दिन उस पर लग जाएगी और उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ते ये आप तो 3 लाख तक जाएगी। प्रोसेस तो प्रोसेस उसमें यही है। देखें, एक्साइज का प्रोसेस यही है कि आपने जाके अपनी बायोमेट्रिक करानी है, सेलर और बायर दोनों जाएंगे किसी ही सहूलत सेंटर के ऊपर अपनी जाके बायोमेट्रिक कराएंगे और उसके बाद उसकी ये इसका आप अपनी फाइल जो है ना, फाइल वो आपको फिजिकली ले जाके एक्साइज में या एक्साइज के सहूलत सेंटरों में देनी होगी, वरना अगर आप बगैर फाइल के नहीं जाएंगे तो उसके ऊपर वो यही अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है इस पर कोई लोन हो या ये कहीं सेफ में गई हो या इसके अंदर कोई और किसी किस्म के मसले हों, वरना आप सीधा जाके सेलर और बायर अपना बायोमेट्रिक कराएंगे, तो बायोमेट्रिक कराते ही वहाँ पे आपका जो है ना वो सिस्टम में ये आ जाएगा कि ये गाड़ी मैंने इन साहब को बेच दी हुई है। फिर जैसे वो फाइल आप फिजिकली लेके एक्साइज के डिपार्टमेंट में जाएंगे या उनके सहूलत सेंटर में जाएंगे तो विद इन 1 वीक जो है वो गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। 1 वीक। ठीक है। अच्छा, लोगों को अगर कोई रेजर्वेशंस हैं, कोई शिकायत हैं, अगर किसी को लग रहा है उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो शिकायत कहाँ पर दर्ज करा सकते हैं? देखें, हमारा जो प्रिंटेड चालान जो है वो आपकी दहलीज पे पहुंचता है, आपके घर पे पहुंचता है। इसकी बैक साइड को आप बैक साइड पे पलटे हैं तो इसमें 11 सहूलत सेंटर लिखे हुए हैं हमारे कराची के, ठीक है, और ये सारे मेन जगहों पे मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में शहरी हमसे रब्ता कर रहे हैं और वहाँ आप ये पहुँच के अपना आपका जो भी मसला है आप उनको बताएंगे। 5,700 के करीब जो है हमारे इस वक्त तक शहरियों ने हमारे जो सहूलत सेंटर है उनसे रब्ता कर लिया और उसमें से 5,300 लोगों ने लिख के दिया है कि जी हमसे ये हो गया, हमें वेव कर दें, हम आइंदा ये नहीं करेंगे। तो उस सहूलत सेंटर के पीछे, उस प्रिंट के पीछे आपके वो सारे सेंटर्स लिखे हुए हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ हमारा ऑफिसर बैठा हुआ है, वो आपकी शिकायत सुनेगा, उसको पंच करेगा और अगले दिन आपको जो है एक कमेटी जो है एसएसपी साहब होंगे, डीएसपी होंगे, सीपीएलसी के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये 3 आदमियों की कमेटी आपको सुनेगी और वो सुन के फैसला कर लेंगे। आइदर अगर किसी बाय सम एरर ये गलत चालान आपको चला गया तो दे हैव द पावर टू क्लोज द टिकट, और अगर वो आपको कायल कर लेंगे कि नहीं जी ये ठीक है तो फिर आपको भरना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, ये तो सारी ये जो ट्रैफिक कवानीन और जो ई चालान है इसके ऊपर बात हो गई। ये जो व्हीकल थेफ्ट होता है कराची के अंदर, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। ये जो अभी तक कैमरे लगाए गए हैं, जो फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं, इन्होंने हेल्प आउट किया है उन लोगों को या उन दहशतगर्दों को? मैं तो दहशतगर्दी उनको कहूँगी। ये जो चोर और डाकू होते हैं जो आके गाड़ियाँ छीन लेते हैं, फिर स्नैचिंग की वारदात होती है, उनको पकड़ने के लिए हेल्प किया है इन कैमरों ने? बिल्कुल बिल्कुल। इसके जो असरात समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। हमने कल ही देख रहे थे कि असल में ये डिपार्टमेंट तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है ना, मैं तो ट्रैफिक पुलिस की हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ, बात सुन रहा हूँ उनकी सारी, कि इस तरह के बाइक स्नैचर्स और ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने पकड़ना शुरू कर दी हैं। क्योंकि ये तो सेफ सिटी वाला जो निज़ाम है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट निज़ाम है सारा, और ये जब शहर में 12,000 जगहों पे लग जाएगा सारा, तो ये तो चीज़ें लगी इसी मकसद के लिए रहा है। वो मेन मकसद तो उसका यही है कि चोर डकैत और इस तरह के लोग जो हैं उनको वो पकड़ेंगे, और हम ट्रैफिक पुलिस उसमें आपके साथ एडिशनल शामिल हो गए हैं कि हम आपको सिस्टम सीधा कर देंगे रोड का। चले, हमें उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं, कराची वालों को उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं अपने डिपार्टमेंट से, जितने भी उनके लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस कराची, और हम रहे थे कि भाई ये चालान जो है ना इसी तरह से होंगे, इसके अंदर कोई जुर्माना कम नहीं होगा। तो जिसने अब की ट्रैफिक वायलेशन या फिर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, उसका चालान होगा, और जो ओपन लेटर के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे होते हैं ना, वो भी ज़रा अपनी ना ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करते हैं क्रिकेट की। शायकीन क्रिकेट की नज़रें एक मरतबा फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर जम चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ये अब मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, पहला वनडे। आज दोपहर 2:30 बजे ये टीमें आपस में टकराएंगी, और दोनों टीमें जो हैं वो ज़ोरदार टाकरे के लिए तैयार हैं। और जो पाकिस्तानी अवाम है या फिर श्रीलंकन अवाम है, वो भी मुकम्मल तौर पर हमें तैयार नजर आई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी जीती है वनडे सीरीज़ प्रोटियस के खिलाफ, यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और काफ़ी हमें कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। पूरा एतमाद होना भी चाहिए। अब बहरहाल हमारा मुकाबला है श्रीलंका के साथ, उसके लिए भी हम काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही है। हमारी टीम भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी। अब इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं सैयद मोहम्मद ओवैस ने हमें ज्वाइन किया है। ओवैस, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताएं कि आप कितने पुरुम्मीद हैं आज के ओडीआई को लेकर? सबसे पहले पुरुम्मीद से पहले मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा, मेरा नाम सैयद मोहम्मद ओवैस और मैं टीम मैनेजर नहीं हूँ, टिकट्स मैनेजर नहीं हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जितने मैसेजेस और जितनी कॉल्स आ रही हैं सुबह टिकट्स के लिए, दैट शोज के लोग कितना बेसब्री से आपने हमें डरा दिया टीम की ऑडियंस। आपने हमें डरा दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद हमने ना आपका इंट्रोडक्शन गलत कर दिया। मैं भी थोड़ी देर के लिए मैंने कहा हवैस को क्या हो गया। अच्छा, लेकिन जिससे आप गुजर रहे हैं उससे हम सबको गुजरना पड़ता है। वी अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चले बताइए कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? अनम के पास तो टिकट्स आई जाती हैं, हमारे पास नहीं आती हैं। अनम बड़ी बंदी है। इसके अगर आप थोड़ा सा ओवरऑल अगर बात करें तो एक अच्छी बात पाकिस्तान, क्योंकि अगर हालिया अरसे के अंदर आप देखें, आपने हांगकांग से जीता, आपने T20 सीरीज जीती, वनडे सीरीज जीती, दैट शोज के पाकिस्तान इस वक्त अच्छी सिमत में जरूर जा रहा है। लेकिन जब आप श्रीलंका की बात करते हैं, खास करके एशियन कंडीशंस की बात करें, वो डिफरेंट टीम है, वो थोड़ा सा आपको टफ आएगी। मुझे पता है उनका एशिया कप के अंदर उनका वो चाहे T20 स्क्वाड था, लेकिन ओपनर्स उनके परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मिड ऑर्डर का आपको पता उनका मसला था, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब पिंडी की विकेट की आप बात करें, हाई ऑफ फ्लेवर्स है यहाँ पर, फुल ऑफ रन्स होता है, इतना आसान नहीं होता। जब आप बॉलर्स को कहें कि उनको फायदा यहाँ पर, पेसर्स को इनिशियली, क्योंकि शाम में थोड़ा सा जब आप बात करें पेसर्स को यहाँ पर मूवमेंट जरूर मिलती है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी हाई ऑफ रन्स। पाकिस्तान की बात करें तो थोड़ा सा हसन नवाज की बात करना चाहूंगा। 2-3 दिन से आपको पता उन पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, तनकीद भी हो रही है। एक प्लेयर T20 में परफॉर्म नहीं करता, मुझे खुद भी समझ में आती है, और उसको आप वनडे स्क्वाड से ड्रॉप करते हो, ये चीज समझ में नहीं आ रही। जिस पोजीशन पे आप उसको इस वक्त खिला रहे हो, अगर आप पूरी उसकी क्रिकेट कैरियर उठा के देखें तो उसने ओपन किया पूरी जिंदगी, या दूसरे तीसरे नंबर पे आके उसने बैटिंग की है। वो पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है जहां पर आपके जो प्लेयर ने स्पिन को टैकल भी करना है, यहां तक मिडल ऑर्डर जो है और नीचे वाले जो प्लेयर्स हैं उनको रोटेट द स्ट्राइक पॉलिसी के साथ उसने लेके चलना है। इरफान खान न्याजी एक बड़ा आपके पास अच्छा ऑप्शन मौजूद था, तैयब ताहिर आपके पास बड़ा एक ऑप्शन मौजूद था, लेकिन हम कहते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक इशू है कि हम लोग बहुत जल्दी हमारे जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स होते हैं उनको हम भुला देते हैं, और वो नजर भी आता है आपको। अब स्ट्राइक रोटेशन का मसला चल क्या रहा है? क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका के साथ हमारी चल रही थी, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही थी कि ये बहुत कम की जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट हो रही है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है?
देखिए स्ट्राइक रोटेशन का इसलिए सबसे बड़ा मसला है क्योंकि हम वन डायमेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने खुद बैठ के, मैं हूँ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने रट लगाई कि जी हमें स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन चाहिए, और स्ट्राइक रेट के अंदर हम भूल गए कि रोटेशनल पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अभी भी आप साहिबजादा फरहान को उठा के T20 स्क्वाड में देखें तो जब T20 स्क्वाड में वो उन्होंने जरूर थोड़ा बहुत अपना इनिशियली अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट था 120। क्यों? क्योंकि आपकी रोटेशनल पॉलिसी बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। जब आप मिडल ओवर्स की बात करते हैं, खास करके पावर प्ले से आप निकलते हैं, आप 15 ओवर से करके आप 30 ओवर तक कर लें या आप 25 ओवर में करें, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्कोर बोर्ड है वो स्ट्राइक रोटेट होती रहे। हमारा इशू ये रहा है कि हमारा मिड ऑर्डर का बिल्कुल, हम हमेशा जो हम पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं कि आपका डक्का लग जाता है कि आपको समझ में नहीं आती कि आपने कौन सी शॉट सिलेक्शन, खास करके स्पिनर्स के खिलाफ आपने उसको हिकमत अमली अपनानी है, जहां पर स्ट्राइक रोटेट करनी है। ये कोई स्ट्रेटजी है या फिर ये आपको सेल्फिशनेस ज्यादा नजर आ रही है, या टीम मैनेजमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही, या कैप्टन जो है उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा इन सब चीजों को देखते हुए भी? देखिए कप्तान तो ऑब्वियसली ओडीआई क्रिकेट के नहीं है, शाहीन है। हम खुद भी उस दिन हजरत, हमने कहा कि इतनी उनको मुश्किल अपना कैंपेन मिली है फैसलाबाद वाली, क्योंकि फुल ऑफ रन है, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। नजर भी आया जिस तरीके से आपने प्लेयर्स को शफल किया, खास करके आप बात करें, अगर बॉलर्स की बात करें, उनको आपने शफल किया है। ये मसला है आपकी मैनेजमेंट का, थिंक टैंक का जो पीछे बैठा हुआ। मैंने कहा ना कि थिंक टैंक शायद उनको वन डायमेंशनल क्रिकेट खिलाने पे ज्यादा इस वक्त राजी है। आप अगर बात करें तो वसीम जूनियर की स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ, जब मैं स्क्वाड की बात करते हैं, वसीम जूनियर को स्क्वाड से ड्रॉप फिर किया गया, किस रीजन से ड्रॉप किया लिटरली समझ में नहीं आती। एक बंदा इतने अरसे से बेंच लाइनअप पे बैठा हुआ है, जो कि आपकी वो स्ट्राइक रोटेशन पॉलिसी वाली बात जब हम करते हैं, डाउन दी ऑर्डर जाके वो एग्रेसिव खेल सकता है विद द बॉल, वो इफेक्टिव है। डेथ ओवर्स के अंदर भी उसका रिवर्स स्विंग बॉल होता है। उस दिन पिछले मैच में भी आप देखें 143 या 144 की उसने बॉल करवाई थी, वो एक इफेक्टिवनेस आपके लिए लेके आता है। गुड ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, आप उसको ओडीआई सीरीज से ड्रॉप कर देते हैं, दैट शोज ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी बेंच लाइनअप कितनी स्ट्रांग है। बैकअप प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं, वो भी देखना होगा। और साथ में जो सामने वाली टीम है ना वैस, सामने वाली टीम, उनका स्पिन बॉलिंग का जो अटैक है श्रीलंका का, वो बड़ा तगड़ा रहा है। और माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान बड़ा चैलेंजेस से गुजरता है स्पिन अटैक के सामने, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, आपको कोई प्लान नजर आ रहा है टीम का? देखिए हमारा जो एक मसला है, बल्कि लव स्टोरी कहूँगा, खास करके स्पिनर्स के खिलाफ, जब लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो ज्यादा पाकिस्तानी बैट्समैन आपको पता है उसको फेस करते हुए वो बैट एंड पैड का इशू बीच में आता है। बाबर आजम की बात करें, वो भी थोड़ा सा रन फ्लो उनका रुका हुआ है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, क्योंकि सारी की सारी बैटिंग ऑर्डर उनके इर्द गिर्द घूमती है। स्पिनर्स को टैकल करना है तो वो रोटेशनल पॉलिसी, मैंने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी बात है कि आप फखर जमान को मिडल ऑर्डर के अंदर लेके आ रहे हैं, वो एक हैंडी आपके लिए बैट्समैन हो सकता है मिडल ऑर्डर के अंदर। आप पता नहीं को किस पोजीशन पे खिलाया जाता है। यहाँ पर साइम अयूब एक आपके लिए हैंडी बैट्समैन हो सकता है, क्योंकि उसने परफॉर्म भी पिछली इनिंग्स में किया। लेकिन जब आप बात करते हैं खास करके चौथे पांचवी पोजीशन की, इसलिए मैंने कहा ना आपको उसमें ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो कि स्पिन को जो यूज ऑफ द फीट होती है वो बेहतर कर सकता। तो आई गेस किसको होना चाहिए था? बड़ा अच्छा ऑप्शन था इरफान को। ओके ठीक है, इरफान नियाजी की बात करें ना आप? जी मैं पूछ रही हूँ आप। ठीक है ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिएगा जो बात कर रहे हैं। और साथ में ये भी बता दें कि अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो मतलब पिंडी की विकेट पे आपको क्या लगता है फैसला क्या करना होगा, कितने रन सेट करने होंगे? फिर पावर प्ले में एक अच्छे रन्स का मार्जिन वो भी निकालना बड़ा जरूरी है, तो कितने रन होने चाहिए अगर हम पहले बैटिंग करते हैं पावर प्ले में? देखिए हालिया अगर आप परफॉर्मेंस देखें, खास करके पिंडी विकेट की यहाँ पर चेस करना आसान है। ड्यू फैक्टर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, और एक बड़ा मजे का बैटिंग भी ट्रैक हो जाता है जब आप सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि टूर्नामेंट्स हमेशा आपको बॉलर्स जितवाते हैं, आपके जो डेथ ओवर्स हैं पिछले मैचेस के अंदर आपके बॉलर्स ने बड़े ज़बरदस्त किए। क्योंकि एक मैच में आपको याद हो, दूसरे मैच में ऐसे लग रहा था साउथ अफ्रीका 300 साढ़े 300 करने में कामयाब होगा। आपके डेथ ओवर्स के स्पेल्स बड़े मजे के थे। दैट शोज के पाकिस्तान का वो जो स्पार्क फास्ट बॉलिंग का डेथ ओवर में वापस आ रहा है यहाँ पर। अगर आप टॉस जीतते हैं, आपकी यही कोशिश होगी कि आप श्रीलंका को बैटिंग पे दावत दें, क्योंकि श्रीलंका, मैंने कहा, मिडिल ऑर्डर के अंदर वो स्ट्रगल करती हुई नजर आपको आ रही है। स्पिनर्स की बात करें, देखें श्रीलंका हमेशा स्पिन हैवी रहा है, वो बड़े तगड़े स्पिनर्स लेके आते हैं। वो उनको पता है कि पाकिस्तान जो मिडिल ऑर्डर है उनका स्ट्रगल फेस है। जहां पाकिस्तान की ओपनिंग डिपार्टमेंट अगर पार्टनरशिप भी बना जाती है तो उसको कल्टीवेट जो मिडिल ऑर्डर लेके आगे चलता है, उनमें स्ट्रगल करते हुए पाकिस्तान आपको नजर आएगा कि एकदम आपके खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान को कोशिश यही है कि अगर आप
पहले बैटिंग करते हो तो 300 तो आपको करना पड़ेगा इस विकेट के ऊपर, 300 सवा 300, क्योंकि वो ट्रैक है जो बैट्समैन को सपोर्ट करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जिस वक्त बाबर की तो हम बात करते हैं, देखें ये सबको समझना पड़ेगा, इट्स जस्ट नॉट बाबर आजम, आपकी की पूरी टीम को परफॉर्म करना है। सलमान अली आगा हैं, नवाज हैं, इन सबको जॉब रोल पता होना चाहिए कि हमने क्या परफॉर्म करना है। रिजवान की बात करें, अभी से आपको पता है उनके बारे में बात हो रही है कि T20 वर्ल्ड कप में वो जरूरी है, बेशक ओडीआई क्रिकेट है लेकिन उसके बगैर आप विकेट कीपिंग के अंदर नहीं जा सकते T20 में। ये सीनियर कैंपेनर्स हैं, इनको भी कहीं ना कहीं वो दारोमदार के अंदर आना पड़ेगा। बाबर का सबको तो है कि वो सेंचुरी स्कोर करे, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वो बना तो रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा कलेक्टिव आप एफर्ट से जीतोगे। आप एक बैट्समैन के ऊपर रिलाई करके आपको कि हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे तो उसके साथ भी जाते हैं। वैसे वीक लिंक आपको कौन नजर आ रहा है हमारी टीम में राइट नाउ? स्ट्रॉन्ग लिंक बता दें, बल्कि मैं तो कहूंगी स्ट्रॉन्ग लिंक कौन नजर आ रहा है? देखिए स्ट्रॉन्ग लिंक तो मैंने आपको कहा ना कि आप टीम आपकी अच्छी है, आपके ओडीआई क्रिकेट भी आप जीते हो, आप T20 सीरीज भी आप जीते हो, स्ट्रॉन्ग लिंक तो आपको नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं इसलिए पूछ रही हूँ, या मैंने इसलिए कहा क्योंकि टीम बड़ी अच्छी जा रही होती है और अचानक से एकदम से आके कोलैप्स आ जाता है जब हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, और जब हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते तब अचानक से कोलैप्स की हुई टीम जो है ना वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाती है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। देखिए ये तो मैंने कहा ना कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से साइम अयूब स्पेसिफिकली अगर फखर के साथ ओपन करते हैं, वो स्टार्ट आपको किस इनिशियल्स में देते हैं। जो पावर प्ले की आपने बात की ना कि पाकिस्तान को अगर पावर प्ले अच्छा लगता है, मसला हमारा आ जाता है कि हम उसको आगे उसको जो बेस एक बनाते हैं मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जहां पर हम बिल्कुल रोटेशनल पॉलिसी खत्म कर देते हैं, वो हमारे लिए मसला है सबसे बड़ा। वीक लिंक इस वक्त पाकिस्तान टीम में सच कोई आपको नजर आता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए होगा कि आपके जो मिडिल ऑर्डर है, बाबर आजम की बात करें, रिजवान की बात करें, सलमान अली आगा की बात करें, वो किस तरीके से स्पिनर्स को टैकल करते हैं। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी विकेट्स हैं यहाँ पर, तो चैलेंज तो है पाकिस्तान को, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से इस सीरीज के अंदर जा रहे हो तो लेट्स सी आज क्या ऑन पेपर सही। अवैस, आपको कौन सी टीम बेहतर लग रही है? साउथ अफ्रीका के बारे में हमने ये पूछा था, अब साउथ अफ्रीका के बारे में तो ये भी कहा जा रहा था कि उनकी ए टीम पाकिस्तान आई नहीं है, बहुत सारे मेन प्लेयर्स पाकिस्तान आए नहीं है। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, आपको कौन सी टीम ऑन पेपर बेहतर लग रही है? एक चीज है ना, मुझे पता है बहुत से लोगों ने कहा कि सी टीम साउथ अफ्रीका की आई हुई है या सी टीम ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भेज देते हैं खेलने के लिए। कोई भी टीम याद रखिएगा जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रही होती है, बेशक वो एक नॉन टेस्ट नेशन ही क्यों ना हो, जैसे कुवैत ने भी हांगकांग सिक्सर्स का फाइनल खेला है, वो कभी भी कोई प्लेट में रख के आईसीसी उसको देता नहीं है। वो लड़के टेस्टेड होते हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, जाके इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने डे के ऊपर कोई भी टीम आपको पता है स्ट्रॉन्ग, आप इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खेल रहे हो, मुझे पता है सीनियर कैंपेनर्स नहीं थे, आपको फायदा था, लेकिन आपने एक साउथ अफ्रीका प्रॉपर टीम को मारा है, इसको हमें समझना पड़ेगा लोगों को, जो भी क्रेडिट देना पड़ेगा। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका का मैंने कहा ना कि इशू उनका मिडिल ऑर्डर का है। निसांका ऊपर से परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आप मेंडिस की बात करें, कुशाल मेंडिस की, वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब शनाका की बात कर लें, ये वो कैंपेनर्स हैं जो कि श्रीलंका की बैकबोन रखते हैं, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा अगर श्रीलंका चाहता है कि वो टफ टाइम दे, क्योंकि पाकिस्तान जिस विकेट्स के ऊपर आप खेल रहे हो इस वक्त, रावलपिंडी की विकेट पे, ये पूरी बेल्टर विकेट है, यहाँ पर स्पिन इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि ओडीआई क्रिकेट है, यहाँ पर ज्यादा आपको कोई नहीं, हमने भी उम्मीदें लगाई हुई हैं साइम से, फखर से, बाबर से भी उम्मीद है, और शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छा ही कर रहे हैं एज कैप्टन। बहुत शुक्रिया आपका, अवैस हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने कहा ना कि वीक लिंक कोई, लेकिन वीक हार्टेड जो है ना वो हमारी आवाम है, उनमें हम दिल को थाम के रखें। तो हम जो है ना फिर भी चाहे टीम अच्छा परफॉर्म करी, हमारी दुआएं साथ साथ चल रही होती है कि अल्लाह मियां अच्छा ही जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। अब जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद दीगर आम सेगमेंट पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर कोशिशें अब शुरू कर दी हैं। सदर रजब तैयब एर्दवान के मुताबिक तुर्क वजारत खारजा, वजीर खारजा और वजीर दिफा और इंटेलिजेंस के सरबराह आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करने वाले हैं, और इस्तंबुल में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ही खत्म हो गए थे। 2 राउंड हुए और बगैर किसी मुआहदे के खत्म हो गए। उसकी वजह है वो ये कि सरहद पार दहशतगर्दी जो है उसकी रोकथाम पर इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं, और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो चुके हैं और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर अगर ईरान की बात करें तो उसने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने में मदद की पेशकश कर दी है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं करते, और तुर्की की जानिब से अब ये जो दोबारा से कोशिश की जा रही है उस पर हम कितने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी बांध लें, ये जानने की कोशिश करते हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब से, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार है। उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और कितनी उम्मीद रखते
हैं इन कोशिशों से जो आपको की जा रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात बेहतर करने के लिए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही सवाल, आपको पता है हम पहले भी जब बात कर रहे थे, 2 दौर हो चुके हैं लेकिन उसके अंदर कोई नतीजा नहीं निकला है। तीसरे दौर से हम कुछ उम्मीद रखें? देखिए, जो 3 दौर बेसिकली हो चुके हैं, कतर के अंदर और 2 इस्तांबुल के अंदर, और जितने भी ऑफिशियल से मेरी चारों तरफ से जो है वो बात हुई, टर्की से भी, कतर से भी, अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तानी ऑफिशियल से भी, और सब ये समझते हैं कि बगैर बातचीत के कोई रास्ता आगे नजर नहीं आता। लेकिन उसकी बरअक्स जो डेलीगेशंस अब वापस आए हैं, एक हमने पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का एक मौकफ देखा कि अगर अटैक्स जो है वो होंगे तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, और दूसरा फिर जो अफगान साइड से बातचीत हुई, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पहले अपने लोकल ऑडियंस से मुखातिब होकर पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए, और फिर कल उन्होंने जो डिप्लोमेटिक जो सर्कल है काबुल के अंदर, उनको एक पूरी जो है वो डीब्रीफ दी है, और यही बात की है कि पाकिस्तान के जो डिमांड्स हैं, जो प्रपोजल पाकिस्तान ने सेट किया है, वो उस पर जो है वो बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। तो दोनों साइड से फिलहाल तो जो मौकफ है उसमें कोई उम्मीद जो है वो नजर नहीं आती। लेकिन जिस डेलीगेशन का आपने जिक्र किया टर्की का, जो इस्लामाबाद आएगा, ऑब्वियसली उसके अंदर टाइम अभी है, और उनकी तरफ से तो एक लास्ट एफर्ट जो है वो जरूर है कि सीज फायर जो है वो प्रोलॉन्ग हो। लेकिन जी जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड नजर आती है, क्योंकि इस टाइम जब हम बात कर भी रहे हैं तो तकरीबन कोई 3 अटैक्स इस टाइम पे भी जो है वो साइमल्टेनियसली जारी हैं, और अननोन ग्रुप्स जो तालिबान से ही जो है मुंसलिक हैं, उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है वो क्लेम की है। इस सारे सिनेरियो के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ्तिखार साहब, लेट्स रीट्रेट द पॉइंट्स जो पाकिस्तान की जानिब से रखे गए हैं और जो अफगान तालिबान मान नहीं रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक तो हमें पता है कि बेसिक पॉइंट जो कि बहुत रीज़नेबल है, और हमेशा मैं उस पर बात करती हूँ कि भाई आप अपनी सरजमीन जो है ना वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। क्या इसके अलावा भी और पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से रखे गए हैं? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, और मैं आपको ये बताऊं कि बतदरीज ये कॉन्वर्सेशन बड़ी कैसे है। तो पाकिस्तान ने एक तीसरे राउंड के अंदर, क्योंकि पहले 2 राउंड्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि सेकंड राउंड के एंड में एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था जिसके बारे में जो है टर्क्स ने ये कहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस बात पे तो राजी हो गए कि एक जॉइंट मैकेनिज्म होना चाहिए, और जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी। अब जो तीसरा राउंड था उसकी बेस यही थी कि जो सेकंड राउंड के अंदर एलामिया था, पाकिस्तान टेबल पर 2 पेजेस जो है वो लेकर आया, जिसके अंदर नाम थे, लोकेशन थे, और इंटेलिजेंस थी कि ये लीडरशिप है जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स है, जिसके बाद एक जॉइंट मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो बात होनी थी। अफगानिस्तान ने जो है इनिशियली पहले 24 आवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो अग्री कर दिया था। पाकिस्तान ने यही एक पॉइंट रखा, और उसके बदले में ये कहा कि हम सारे बॉर्डर्स जो है वो खोल लेंगे, इसके अलावा एक ग्रीन लाइन जो है एस्टैब्लिश कर देंगे, क्योंकि ये अफगान तालिबान की तरफ से डिमांड थी कि कुछ भी हो, ट्रेड जो है वो नहीं रोकना चाहिए और बॉर्डर्स खुले रहने चाहिए। तो पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारा ये डिमांड मान लें, हम एक ग्रीन लाइन बना देते हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो प्रोसेस होती रहेगी दिन रात। तीसरा ये था कि जो रेफ्यूजीज हैं उनका स्टेटस जो है इन टर्म्स ऑफ वापसी का, वो आपके साथ एक जॉइंट मैकेनिज्म के थ्रू हैंडल कर देंगे कि जब तक आप नहीं कहेंगे तो हम और रेफ्यूजीज आपकी तरफ जो है वो नहीं भेजेंगे। इसके अलावा जो बीमार थे और जो स्टूडेंट्स थे उनके जो है पासपोर्ट पर स्टिकर्स जो है वो लगा देने के लिए भी पाकिस्तान तैयार हो गया था कि इनको फ्री एक्सेस जो है वो जल्द अज जल्द मिले, क्योंकि एजुकेशन और इंजरीज बीमार जो है उनको क्विक एड की जो है वो जरूरत है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में मामला जो है वो तय हो गए थे। फिरदौस साहब, ये जो पॉइंटर्स आपने बताए हैं, इसमें डेडलॉक कहां पर है? एक तो जो मेरी नॉलेज में वो ये बात है कि वो रिटर्न में देने को तैयार, डेडलॉक नहीं है इनमें से किसी बात पर भी। जो मौजूदा जो लोग आए थे कमरे के अंदर, पहले 24 आवर्स के अंदर उन्होंने हर चीज पर एग्रीमेंट कर दी, लेकिन जब सिग्नेचर का टाइम आया, और ये मैं 8 नवंबर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इजलास 7 नवंबर को शुरू हो गया था, 24 घंटे बाद जब वो सिग्नेचर करने बैठे तो उनको एक कॉल आई काबुल से, और उन्होंने फिर एक पेज वो स्पीकर को दिया जो डेलीगेशन जो है वो लीड कर रहे थे अफगानिस्तान की साइड से, और उन्होंने वो पढ़ के सुनाया जिसमें लिखा हुआ था कि हमारे पास टीटीपी नाम की कोई तंजीम नहीं है,
ना कोई ऐसे लोग हैं हमारे पास जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीन पे कार्रवाई आपके सोर्सेज इफ्तिखार साहब क्या बता रहे हैं कि वो कॉल किसकी थी? वो काबुल से जो है वो आई थी और ऑब्वियसली कहा यह जाता है कि ये उन या तो सिराज हकानी की थी या उनको जो है रिले किया गया था फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, जो कंदहार से जो उनको मैसेज दिया गया था कि हम इस पर सिग्नेचर जो है वो नहीं करेंगे। तो जो आप सालिसी की कोशिश कर रहे हैं या पेशकश कर रहे हैं दो ममालिक जिनमें ईरान है, तुर्की है, क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं अफगानिस्तान को रिटर्न में लाने पर, इस सारी सिचुएशन को रिटर्न में लाने पर कन्विंस करने के लिए? देखें, जो मेरी सालिसीन से बात हुई तो चूंकि वो कॉन्फिडेंशियल थी, मैं नाम नहीं लेता कि कौन सा मुल्क था, ठीक है, दोनों सालिसीन से बल्कि बात हुई। उन्होंने कहा कि 24 आवर्स मेहनत करने के बाद जब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि सिग्नेचर हो, तो जो डिमांड्स अफगानिस्तान की तरफ से आई और ये कहा गया अल्टीमेटली कि हमारे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तो ये इतने रिडिकुलस थे ये डिमांड्स कि हम उसको जो है वो बता भी नहीं सके पाकिस्तानियों को, क्योंकि जो बातचीत हो रही थी वो इस तरह हो रही थी कि टर्की जो है वो पाकिस्तान से बात कर रहे थे और कतर जो है वो तालिबान से बात कर रहे थे, और फिर ये दोनों सारे चारों मिलकर जो है इंटरलोक्यूटर्स बात करते थे। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान मोस्टली जो है वो खामोश रहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो डिमांड्स अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो दोनों सालिसीन को जो है दी गई, तो इस किस्म के अजीब थे कि हम बता ही नहीं सके उनको कि ये क्या। कैन यू टेल अस, या हमारे व्यूअर को बता सकते हैं कि क्या डिमांड्स उनकी तरफ से की गई थी जिनको बहुत अनरीजनेबल कहा गया? देखिए, उसमें से एक डिमांड ये थी कि लोग आपकी तरफ जो है वो, अगर आप हमें एक्यूज करते हैं कि टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर जो आकर अटैक्स करते हैं और फिर वापस अफगानिस्तान में जो है वो चले जाते हैं, तो ये तो हमारा जो है वो प्रॉब्लम है। अगर आप उनको नहीं रोक सकते तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? तो इल्जाम हमें लगाना चाहिए कि आपकी तरफ लोग आते हैं और वापस हमारी तरफ भाग के आते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात भी की कि जो इस्लामिक स्टेट है उसका जो एक आंसर है पाकिस्तान के पास और वो सारे लोग जो है वो हमें हवाले कर दिए जाएं। इसके अलावा उनकी और ऐसी डिमांड थी कि रेफ्यूजीज को जो है वो सिटीजनशिप की जो है वो स्टेटस जो है वो दी जाए और वापस जो है उनको, और बॉर्डर को जो है वो फ्री करार दिया जाए, इस पे वीजा रिजीम जो है वो खत्म कर दें। अच्छा, तो ये तो सारी ऐसी बातें हैं जो वो ना मानने वाली हैं। बल्कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरी डिमांड्स हैं और आप उल्टा अपनी डिमांड्स मेरे सामने रखते हैं तो बात आगे जो है वो नहीं जा सकती। लिहाजा ये तो यहाँ पर खत्म। जी बिल्कुल, वो अनरीजनेबल थी वो सारी बात, क्योंकि अगर आप 24 घंटे पहले ये कहते हैं कि हम इस पे राजी हो गए और फिर आप फौरन ही अपनी टोन बदल दें, तो इसका मतलब ये है कि कमरे में बैठे हुए शख्स जो है वो इसका मजाज ही नहीं है कि वो ये डिसीजन ले सके। तो फिर या तो एक्चुअली लोगों से जो है वो बात करनी चाहिए। मैंडेट ही मौजूद नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो टीम्स अफगानिस्तान की तरफ से आई है उनके पास मैंडेट है क्या? अगर काबुल से एक फ़ोन आने पर वो अपना पूरा स्टांस तब्दील कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन किया जाना चाहिए। इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी कर दिया इस सारी सिचुएशन को। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।